सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि DFPR के साथ साथ अब हम कंडक्ट रूल भी स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑलरेडी दीज आर द अपडेटेड वर्जन ऑफ कंडक्ट रूल्स। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको अगर आप क्लैरिफाई कर देते हैं अपने माइंड में तो डेफिनेटली यू विल बी आंसरेबल इन एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, तो एग्जामिनेशन हॉल में वो क्या करते हैं, वो आपके यही जो पॉइंट्स होते हैं उसको इतना ट्रिकी बना के दे देते हैं कि आप ये सोचते हैं कि ये हमने पढ़ा है, लेकिन हमने तो पढ़ा होता है। तो पढ़ा कैसे है, उसको कितना आसान तरीके से समझा सकते हैं, वो मैं आपको हेल्प कर रही हूँ। तो प्लीज़ ये अच्छी तरह से समझिए और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, कि एंड डेफिनेटली यू मस्ट लाइक एंड शेयर ऑल दीज वीडियोस सो दैट मैं भी आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे पाऊंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। जो फर्स्ट पेज ऑफ द कंडक्ट रूल्स का आपके सामने आता है, तो ये क्या है, तो इसमें मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद उसके एग्जाम्पल भी दूंगी एंड देन वी विल गो टू द MCQs, किस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे रूल ये कहता है, दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। अब ये एक लाइन का भी आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्या है ये, बिकॉज ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन कहती है कि दिस इज द ऑफिशियल नेम ऑफ कंडक्ट रूल्स। वैसे हम लोग क्या कहते हैं कि कंडक्ट रूल्स हैं, और लेकिन अगर ऑफिशियल वी विल सी, देन ऑफिशियली दीज आर कॉल्ड दैट इफ द क्वेश्चन आस्क्ड दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दीज कंडक्ट रूल्स, तो कंडक्ट रूल्स का प्रॉपर नेम जो है आपको जैसे एक केमिकल नेम होता है उसी प्रकार एक प्रॉपर ऑफिशियल नेम होता है, उस तरीके से हम बोलेंगे सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। अब हम आते हैं इसकी कमेंसमेंट पे। कमेंसमेंट क्या होता है, यानी कि किसी चीज का स्टार्ट होना है ना, उसका कार्य पूर्ण रूप से अब हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इट मतलब प्रैक्टिकली। ठीक है, फॉर ऑल, सो दे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये लाइन क्यों कही गई है कि इफेक्टिव हो गए वो इमीडिएटली, यानी जैसे ही उसको स्टार्ट करने के लिए हमने बोला, कि हमने ये नहीं बोला कि हमने अब और कोई तरीक दे रहे हैं, नहीं, द रूल्स बिकेम इफेक्टिव इमीडिएटली आफ्टर दे वर इशूड। जैसे ही इशू हुए उसके बाद ही वो इमीडिएटली इफेक्टिव भी हो गए। द गवर्नमेंट डिड नॉट वेट फॉर द फ्यूचर डेट, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कोई डेट की वेट नहीं की गई, रूल्स स्टार्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं एप्लीकेशन पे। रूल्स देखो, दीज रूल्स अप्लाई टू एवरी पर्सन। बड़े ध्यान से समझिए, बहुत आसान तरीके से समझा रही हूं मैं, और आपको बिल्कुल भी भूलेगा नहीं जैसे जैसे आप इसको याद करोगे। ठीक है, दीज रूल्स अप्लाई टू एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू ए सिविल सर्विस। ठीक है, कहता है अब हमने मेन क्राइटेरिया क्या याद करना है, कि हर सिविल सर्विस का आदमी जो है, पर्सन जो है कंसर्न टू द सिविल सर्विस, वो अपॉइंट हुआ है, उसमें सरकारी नौकरी में अपॉइंट हुआ है, उसके ऊपर ये रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है, और द सिविल पोस्ट भी हम कह सकते हैं, यानी एक सरकार की पोस्ट पे, सरकारी पोस्ट पे, अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन वो क्या कह रहा है, बात को हमने कहाँ याद करना है, कि वो जो पोस्ट या सर्विस उसे मिली वो किसके अंडर है, तो भैया उसे याद करो कि वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है, इंक्लूडिंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, इसमें इंक्लूड हो रहा है सिविलियंस इन डिफेंस सर्विसेज, यानी कि डिफेंस सर्विसेज में काम करने वाले सिविलियन भी उस सिविल सर्विसेज में काम करने वाले सिविलियंस के साथ दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। हमने क्या याद करना है कि ये अप्लाई किसके ऊपर है, सिविल सर्विस और सिविल पोस्ट में काम करने वाले यानी सरकारी नौकरों के ऊपर अप्लाई होता है, जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और इंक्लूड किसके साथ हो रहे हैं, हम डिफेंस सर्विसेज के, हमें ये याद करना है। ठीक है, सो These rules apply to most central government employees जो हम हैं। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, यस, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लर्क है, यस। सिविलियन इन डिफेंस सर्विस, क्योंकि हमने ऊपर क्या याद किया कि इंक्लूडिंग सिविलियंस इन डिफेंस सर्विस, तो अगेन इट विल, यस, रूल अप्लाइज। एंड ना द एक्सेप्शन इज रेलवे एम्प्लॉय, नो। तो हमने ये पॉइंट उन्होंने क्यों डाला है इस रूल में, कि आपको ये याद करना है कि भैया यूनियन गवर्नमेंट के बीच में काम करने वाले लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग जो एम्प्लॉयज हैं वो, और प्लस सिविल जो डिफेंस सर्विस के सिविलियंस हैं वो, लेकिन छोड़ना किसको है, रेलवे एम्प्लॉयज को। बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि रेलवे एम्प्लॉयज को छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ स्थिति में
रेलवे में काम करने वालों के ऊपर भी ये अप्लाई करता है। तो भी ये मैं आपको समझाऊंगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मेरे साथ। एक्सेप्शन हु आर नॉट कवर्ड, द फॉलोइंग पीपल आर नॉट कवर्ड बाय दीज रूल्स। द रेलवे सर्वेंट्स मींस रेलवे एम्प्लॉइज हैव देयर ओन कंडक्टर बिकॉज रेलवे डिपार्टमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दीज, ठीक है, दे आर द एक्सेप्शंस। रेलवे एम्प्लॉय के अपने कंडक्ट रूल्स हैं, हमारे कंडक्ट रूल वहां जाके लागू नहीं होते। ए स्टेशन मास्टर और द टिकट एग्जामिनर जो कि रेलवे में काम करता है, ही इज नॉट गवर्न्ड बाय सीसीएस कंडक्ट रूल्स, सो देयरफॉर the station master or the ticket examiner, both of these have the different are under different conduct rules, so they are not followed by these rules. Members of all India services, आइए इसमें क्या कहता है, कहता है अब ये एक्सेप्शन है कि members of all India services are not covered by these rules, that is ऑल इंडिया सर्विसेज के जब एग्ज़ाम देने के बाद जब आप बड़े ऑफिसर पे हम जा रहे थे, यानी जो हमारे से बड़े सबसे हायर ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं, दे आर द आईएएस, दे आर द आईपीएस और द फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स, दीज ऑफिसर्स आर दोज ऑफिसर्स हु फॉलो सेपरेट कंडक्ट रूल्स। हमारे कंडक्ट रूल्स इनके ऊपर लागू नहीं होते। अब आपको सिंपल फॉर्म में बता देती हूँ भैया, आप जानते हो ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी है, ये तो जो कहते हैं वो मान्य होता है, ठीक है। तो इसलिए कैसे कंडक्ट रूल्स, तो वो कहते हैं कि हम एक विसिनिटी, एक हमारा दायरा बना हुआ है, उस दायरे के अंदर हमने बैठ के काम करना है, इसीलिए ये कंडक्ट रूल बने हैं। तो जो दायरे से ऊपर के राजा हैं वो हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इन ये राजाओं के ऊपर ये दायरा काम नहीं करता, ये हमारी उस मर्यादा लाइन से ऊंचे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आर नॉट कवर्ड बाय दीज रूल्स। ओके, पर्सन्स एग्जेम्प्टेड बाय द प्रेसिडेंट, ये कौन से, कहते हैं द प्रेसिडेंट कैन इश्यू ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर। अगर प्रेसिडेंट कोई जनरल और स्पेशल ऑर्डर को इशू कर देता है सेइंग दैट दीज रूल्स विल नॉट अप्लाई, उस समय हम कहते हैं ये रूल उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उनके ऊपर तो वो रूल लग गया ना जो प्रेसिडेंट ने इशू कर दिया टू ए पर्टिकुलर पोस्ट और द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। तो इसलिए पर्टिकुलर पोस्ट या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के लिए ये रूल उसी समय बेकार हो जाते हैं जब प्रेसिडेंट उनके ऊपर कोई स्पेशल ऑर्डर से कोई रूल अप्लाई करता है। इफ द प्रेसिडेंट एग्जेम्प्ट्स ए सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एन ऑर्डर, अगर एग्जेम्प्ट करता है एक ऑर्डर के द्वारा, तो दोज एम्प्लॉयज विल नॉट बी कवर्ड बाय सीसीएस कंडक्ट रूल्स। वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग हैं वो इस कंडक्ट रूल के अंदर नहीं आएंगे। क्यों? बशर्ते प्रेसिडेंट ने उनको एग्जेम्प्ट किया है। तो हमने क्या तीन चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा प्रेसिडेंट के द्वारा एग्जेम्प्टेड पीपल इस सीसीएस कंडक्ट रूल के अंडर नहीं आते, जो राजा की तरह काम करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स इसके अंडर नहीं आते, और हमने बताया आपको रेलवे का अपना कंडक्ट रूल है इसके अंडर नहीं आता। ये तीन चीजें जब हम फॉलो अप करते हैं तो देखते हैं, कवर करते हैं, तो इसके बाद ये हम कहते हैं क्या कि सेंटर अप्लाइज दीज रूल्स अप्लाइज टू ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज एंड डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज, दी बोथ ऑफ दीज विल इंक्लूड। डज नॉट अप्लाई किसको नहीं, ना रेलवे को, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ऑल इंडिया मेंबर्स को, एंड द पर्सन्स एग्जेम्प्टेड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर। अब मैं आपसे प्रश्न पूछती हूं, चलिए मुझे बताइए। प्रश्न कहता है व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ दीज रूल्स। तो अब आप देखोगे सेंट्रल सिविल रूल 1964, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल, गवर्नमेंट कंडक्ट रूल। हम जब याद करते हैं तब तो कंडक्ट रूल ही उठाते हैं ना, लेकिन जब हम याद करके सामने हमारे क्लियर होता है तो हमें क्या बी पे ऑप्ट करना है, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964। Rule 1 of the 1 gives this exact title। कहता है when did these rules come into effect। हमने अब देखा come into force में कैसे आए, तो हमने पढ़ा कि जैसे ही ये इशू हुए उसी के समय come into effect, उसी समय आगे, that means immediately, because it states that the rules shall come into force at once। At once means immediately। These rules apply to किसको, these rules किसको होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज एम्प्लॉइज को, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज को, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो हम क्या लगाएंगे, बोथ ए एंड बी, बिकॉज हम क्या कह रहे हैं, दोनों आते हैं इसमें, हमने अभी क्लियर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कवर्ड अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल, कौन से नहीं होते, तो आपको पता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप कर चुके हो, क्लर्क कर चुके हो, एक डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय भी कर चुके हो, लेकिन रेलवे का सर्वेंट नहीं किया बिकॉज दे आर एक्सक्लूडेड। तो आप सी पे जाके ऑप्ट करो, मार्क्स पूरे ले लो। प्लीज डू नॉट ट्राई टू गेट नेगेटिव मार्क्स, क्योंकि वो आपके मार्क्स बर्बाद कर देगा। तो जितना क्लियर करके जाओगे माइंड को, यू विल नेवर गेट एनी नेगेटिव मार्क्स, ऑल पॉजिटिव मार्क्स, ठीक है। और मार्क्स को बढ़ाना आपके हाथ में, आप कैसा पढ़ते हो, इसीलिए मेरे साथ पढ़िए।
और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू एन ऑल इंडिया सर्विस, IAS, IPS एंड IFS? तो ऑल ऑफ दीज हम अभी पढ़ चुके हैं। ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर ये कंडक्ट रूल नहीं लागू होता, ठीक है। ऑल 3 आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दीज रूल्स। हु कैन एग्जेम्प्ट ए पोस्ट फ्रॉम दीज रूल्स? तो कौन एग्जेम्प्ट कर सकता है? किसकी पावर है? IAG, हमारे प्रेसिडेंट की पावर है। मैडम जो है एग्जेम्प्ट कर सकती हैं। चलिए, तो आपके पास ट्रिकी क्या है, एग्जाम ट्रिक क्या है कि CCH कंडक्ट रूल्स अप्लाई टू दीज ओनली 2, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। कंडक्ट डू नॉट अप्लाई रेलवे, IAS, IPS और पर्सन एग्जेम्प्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑर्डर। अब हम पढ़ेंगे सेकंड प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन में वो ये कहता है, ये हमने पहला पार्ट इसका कवर कर लिया, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट रूल का पहला पार्ट। सेकंड प्रोविजन में क्या कहता है? दिस पार्ट क्रिएट्स ए स्पेशल एग्जेम्पशन फॉर सम। एक स्पेशल एग्जेम्पशन मिली हुई है किसको? For some low paid non gazetted government employees working in certain establishment। देखिए, वर्किंग क्लास तो बहुत सारी है, ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं? वर्किंग क्लास की। लेकिन वर्किंग क्लास तो बहुत सारी है। हमने क्या पढ़ा? हु आर द वर्किंग क्लास इंक्लूडिंग इन दिस? दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट, अंडर यूनियन गवर्नमेंट और द डिफेंस सिविलियंस, ठीक है। लेकिन वो ये कहता है, तो व्हाट अबाउट द नॉन गस्टेड? तो हम यही तो बोल रहे हैं कि देखो, अगर सैलरी कम है, अगर नॉन गस्टेड एम्प्लॉयज हैं, कुछ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले, उन लोगों को हम स्पेशल एग्जेम्पशन देते हैं। कैसे? यानी व्हाट डज इट से? दैट इट मीन्स दीज रूल्स विल नॉट अप्लाई टू दोज टाइप ऑफ पीपल। भैया, बाहर के लोगों के लिए ये अप्लाई नहीं होता। नंबर 1, वो नॉन गस्टेड एम्प्लॉई है, ठीक है, गस्टेड नहीं है, नॉन गस्टेड एम्प्लॉई है। कंडीशन 2, 500 रुपए कमाता है। अब 500 रुपए कमाने वाले को आप जाके बोलो भैया तुम्हें तो कंडक्ट रूल भी लागू करेंगे, ऐसे नहीं होता ना, ठीक है। वो अपनी रोटी कमा ले, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर हिम, ठीक है। और he or she works in one of the specified establishment, ठीक है। स्पेसिफाइड एस्टेब्लिशमेंट में आपको नीचे बताने लगी हूं कि एस्टेब्लिशमेंट कौन सी है जिसमें वो काम करता है। उस एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले के ऊपर ये लागू नहीं होता, एक्सेप्टेड है। तो किस में काम करता है? देखो, पोर्ट्स, डॉक्स, वेवर्स एंड द जेटीज, ठीक है। तो ये कहता है इन जगहों के ऊपर, यानी कि छोटे ये जो आप बंदरगाह आप देते हैं, डॉक्स देखते हैं, जेटीज देखते हैं, इसके ऊपर काम करने वाले लोग जो मजदूरी करते हैं, इनके ऊपर ये लागू नहीं होता, बिकॉज दे आर द अंडर दैट रूल विच आर गिवन इन दैट कि वो दे आर नॉट एक्सीडिंग 500 पर मंथ। फिर कहता है डिफेंस इंस्टॉलेशन। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है वो अगेन इट विल कम अंडर यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उसमें हम ये कहते हैं ये जाके कंडक्ट रूल लागू नहीं होते। पब्लिक वर्क एस्टेब्लिशमेंट रिलेटिंग टू द वर्क चार्ज स्टाफ, आपको पता है कि वर्क के खिलाफ आपके सामने मतलब वो काम करके देते हैं, आप उसे पैसे देते हैं, वो पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट में आगे पे, तो उसमें आपके लिए ये लागू नहीं होगा। इरिगेशन हो गया, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, माइंस हो गया, माइंस एक्ट के अंडर आने वाला, तो माइंस का अपना एक्ट है, फैक्ट्री सेक्टर अपना होता है, ठीक है। फील्ड में काम करने वाले अपने हैं, सेंट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब लोग आपने याद करने हैं, बहुत आसान है कि इन सब जगहों के ऊपर काम करने वाले लोग। नंबर 2 कि आपके पास 500 रुपए से ऊपर नहीं है, ठीक है, नॉन गस्टेड है, तो आपको ये सब कंडक्ट रूल की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, रमेश जो है वो एक नॉन गस्टेड एम्प्लॉय है, सैलरी उसकी 450 रुपए है, वर्क्स करता है गवर्नमेंट फैक्ट्री में, क्या करेगा? दिस रूल्स विल नॉट अप्लाई टू हिम। तो बड़े मजेदार मैंने आपको एग्जांपल दिया ताकि आपके माइंड में ये क्लिक हो जाए कि हमें किसकी तरफ नहीं जाना। सीता नॉन गस्टेड एम्प्लॉय है, 700 रुपए सैलरी लेती है, नहीं, वर्क्स इन ए माइन में काम करती, नो एग्जाम्पशन बिकॉज सैलरी एग्जिट्स ₹500। तो इसको एग्जाम्पशन नहीं मिली इस रूल से। क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी 500 रुपए से बढ़ गई। और हम ऊपर क्या याद करके आए कि 500 रुपए से नीचे के ऊपर 500 रुपए तक के एग्जाम्पशन मिली हुई है। अमित गस्टेड ऑफिसर है, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्यों? हमने ऊपर क्या पढ़ा कि वो तो नॉन गस्टेड को नहीं मिलता। अब फिर से जैसे वो गस्टेड बना, अब फिर वो कंडक्ट रूल के अंडर आ जाएगा। सैलरी चाहे 450 बनता है, वर्क्स इन फैक्ट्री आगे देखने की जरूरत ही नहीं। हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि गस्टेड है तो गस्टेड में हम उसे देंगे। चलिए, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स जस्ट फॉर द
लर्निंग पावर, ठीक है। थर्ड प्रोविजन कहता है टेम्परेरी ट्रांसफर हो जाती है भैया किसी की। सपोज द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉर्मली कवर्ड बाय CCS कंडक्ट रूल्स एंड ही इज टेम्परेरीली ट्रांसफर टू द रेलवे पोस्ट और द अनदर एग्जेम्प्टेड पोस्ट। एक एग्जेम्प्टेड पोस्ट के ऊपर जाता है। अब हम जानते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट तो एग्जेम्प्टेड डिपार्टमेंट है, कंडक्ट रूल के अंडर आता ही नहीं है। वहां पर वो जाकर टेम्परेरीली ट्रांसफर हो गया। अब प्रश्न उठता है कि क्या आप बताओ मुझे कि क्या उसको अप्लाई होता है कंडक्ट रूल? यस यस यस। Though railway department is not under conduct rules apply to the central government employees। हम जानते हैं कि रेलवे गवर्नमेंट का अपना है कंडक्ट रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना है, उसका अपने यूनियन गवर्नमेंट का अपना है कंडक्ट रूल्स। लेकिन सुनो भैया, जो बंदा वहां पे टेम्परेरी ट्रांसफर हुआ है उसका मदर कैडर कौन है? वहीं जिस मंत्रालय से वो उठ के उधर गया है वो वापस आएगा, वो वापस आएगा। अगर वो वापस आएगा इट मीन्स टेम्परेरीली वो वहां गया है, तो हम कहेंगे रूल्स विल स्टिल अप्लाई टू हिम। गलती मत करके आना कि तुमने ये याद कर लिया कि रेलवे एम्प्लॉय के ऊपर तो अप्लाई नहीं होता, वो रेलवे में चला गया चलो उसके ऊपर अप्लाई कर दे। नहीं भैया, शब्द की इंपॉर्टेंस क्या है? यहां वो कह रहा है टेम्परेरीली, यानी कुछ समय के लिए गया है वो अपने मायके, वापस ससुराल में आएगा तो ससुराल का बंदा ही है वो। समझ गए? तो आपको ये नहीं कहना कि रेलवे को देखते ही वहां पे कह दो नो कंडक्ट रूल विल नॉट अप्लाई। कंडक्ट रूल विल स्टिल अप्लाई बिकॉज ही विल डेफिनेटली कम टू द मदर कैडर और मदर कैडर का बच्चा वापस आएगा। इसीलिए टेम्परेरी ट्रांसफर डज नॉट रिमूव द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रूल्स। Rahul is a central secretariat employee. Normally CCS conduct rules apply to him. He is temporarily transferred to the railway department post। चला गया उसको उत्तर प्रदेश में कहीं पे रेलवे डिपार्टमेंट पोस्ट के लिए कुछ समय के लिए डेपुटेशन के लिए चला गया। तो अब क्या होगा? क्या बोल रहे हो? सो कंडक्ट रूल विल कंटिन्यू टू अप्लाई टू राहुल। ठीक है, डेपुटेशन वर्ड में अभी काटती हूँ यहाँ पे ताकि आपको और पहले क्लियर करूंगी उसमें। तो यहाँ पे टेम्परेरी वर्ड आ रहा है, टेम्परेरीली वहां पे वो चला गया तो वापस आएगा, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, व्हाट डज एस्टैब्लिशमेंट नॉट इंक्लूड? तो कहता है एस्टैब्लिशमेंट में क्या इंक्लूड नहीं होता है? रेलवे एस्टैब्लिशमेंट आर एक्सक्लूडेड। Offices mainly dealing with administration, management, supervision, security, welfare activities. These offices cannot claim these exemption. ठीक है, इनको exemption नहीं है। रेलवे एस्टैब्लिशमेंट, रेलवे की एस्टैब्लिशमेंट को एक्सक्लूजन है। ए क्लर्क वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट फैक्ट्री नॉन गेजेटेड है, सैलरी बिलो 500 है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं करता, नो एग्जाम्पशन बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट से आपके जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को एक्सक्लूड किया गया। ऊपर आप पढ़ के आए हो ना, ये देखो ऑफिसेज मेनली डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में ही वो काम करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में गवर्नमेंट फैक्ट्री की, तो इसको एग्जेम्पशन नहीं है। चलिए, तो हम क्विक आपको रिकैप कराते हैं कि आपने जो ऊपर पढ़ा, हु गेट्स एग्जेम्पशन? नॉन गेजेटेड एम्प्लॉइज, ठीक है, विद पे नॉट एक्सीडिंग ₹500 पर मंथ, ये आता है एग्जेम्पशन में। वेयर मस्ट दे वर्क, कहाँ करना चाहिए 500 रुपए वाले बंदे को? स्पेसिफाइड एस्टैब्लिशमेंट सच एज फैक्ट्रीज, माइन, स्पोर्ट्स, इरिगेशन, पावर एस्टैब्लिशमेंट। यहाँ पे डू सीसीएस कंडक्ट रूल बिकम एग्जाम? क्या ऑल सीसीएस रूल्स जो है एग्जाम्प्ट हो जाते हैं? नो, ओनली सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स एग्जाम्प्ट होते हैं। आपके बीच में मैं इसमें क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट में कि कौन से स्पेसिफाइड रूल्स हैं, वो सारे नहीं है। ठीक है, और रेलवे एस्टैब्लिशमेंट्स इंक्लूडेड? नो। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर ऑफिस इंक्लूडेड? नो। ठीक है ना, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा है इफ a covered employee is temporarily transferred to an exempted post, do CCS rules stop applying? No, they must continue to apply. Special exemption applies to, देखो आ गया फिर से, the gazetted officer, all government officer, no. Then the non-gazetted employees with pay not exceeding 500 per month. So B is your answer. Which of the following establishment is covered by the exemption? तो exemption इसमें कौन आता है? आप पढ़ चुके हो, ऊपर ऐसे आ जाएगा आपके सामने, mine, factory, port, all of the above. So you must tick all of the above. Which of the following is not included in the term establishment for the proviso? कौन establishment में नहीं आता? Factory, workshop, mine, railway, irrigation. So the railway establishment आप ऊपर पढ़ चुके हो। establishment टर्म जो है इसमें इंक्लूड नहीं है रेलवे की। ठीक है, इरिगेशन की है। फिर ए नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय अर्निंग 450 रुपए वर्किंग इन ए गवर्नमेंट फैक्ट्री विल रिसीव द एग्जेम्पशन, क्योंकि 500 से नीचे हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक
आपके पास लास्ट क्वेश्चन आता है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट टेम्परेरी ट्रांसफर टू एन एग्जेम्प्टेड रेलवे पोस्ट, so answer will continues to be the governed by the CCS rule because if they applied earlier, अगर पहले से उसके ऊपर वो अप्लाई हो चुके हैं तो अभी वो कंटिन्यू करेंगे। तो हमने एक मेमोरी ट्रिक क्या समझी कि लो पे प्लस नॉन गजेटेड, ठीक है, प्लस स्पेसिफिक वर्क एस्टेब्लिशमेंट वो काम कर रहा है जो आपने पढ़े ऊपर पोर्ट्स और माइंस, ठीक है, और पार्शियल एग्जम्पशन उसे मिलती है फ्रॉम सम ऑफ द CCS कंडक्ट रूल्स। तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 क्लियर कर लिया है। वो जो कुछ एग्जाम्पशन का है पॉइंट्स का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ के लर्न कीजिए। डेफिनेटली यू मस्ट शेयर इट, सो इट विल डेफिनेटली, मुझे भी इसमें आपका वो मिलेगा कि आप पढ़ रहे हैं अच्छी तरह, सो आई विल बी ग्लैड टू सी, ठीक है। और इसको शेयर भी कीजिए जल्दी से, और नेक्स्ट वीडियो की हम रेडीनेस रखेंगे। टिल देन बाय।